हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं हम थोड़ा सा पुराने तरीके से, जिस तरीके से हम ट्रेडिशनली बात करते थे आपके साथ। आज उसी फॉर्मेट के अंदर बात कर रहे हैं जैसा हम डेली एनालिसिस करते थे। आज जो हम चर्चा कर रहे हैं वो अगले हफ्ते के लिए कर रहे हैं, और अगला हफ्ता जो है रिज़ल्ट सीजन से पहला हफ्ता है, यानी कि अगले हफ्ते के बाद आपको रिज़ल्ट देखने के लिए मिलेंगे और रिज़ल्ट जो है मेजर कंपनीज़ के आने शुरू हो जाएंगे। तो हफ्ते के अंत तक जो है रिज़ल्ट की शुरुआत होनी शुरू हो जाएगी और उनका इम्पैक्ट भी बाज़ारों में देखने के लिए मिलेगा। सबसे ख़ास चर्चा हम करेंगे, जो भी हमारे को जो मुद्दे आपके दिमाग में इस समय पर दौड़ रहे हैं उसी मुद्दे के ऊपर बात करेंगे, और उनमें 3 मुद्दे विशेष हैं जिनकी हम बात करेंगे वीडियो के इस हिस्से में, लेकिन सेकंड पार्ट में। पहला मुद्दा है गोल्ड और सिल्वर के ऊपर, यानी कि एक गोल्ड के ऊपर एक सिल्वर पर, और तीसरा मुद्दा है टीसीएस के शेयर के ऊपर, क्योंकि टीसीएस के रिज़ल्ट जो हैं बिल्कुल आपके कॉर्नर पे हैं। तो वहाँ पर किस तरीके की परिस्थिति हो सकती है, उस पर किस तरीके की विवेचना मेरी बनती है, वो आपके साथ चर्चा करूँगा। वीडियो में किसी भी तरीके की बाई या सेलिंग रिकमेंडेशंस नहीं है। वीडियो केवल एक एनालिसिस वीडियो है और इसको केवल आप अपने ज्ञान वर्धन के लिए देख सकते हैं। जो भी चीज़ें हम बात करेंगे उसमें कुछ प्रेडिक्शंस भी हो सकती हैं, तो वो केवल और केवल सूचना के लिए या आप एजुकेशन पर्पज़ के लिए यूज़ करें। कोई भी ट्रेड लें या इन्वेस्टमेंट करें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले लें। अब सबसे पहले ही चर्चा करते हैं निफ्टी के अंदर। तो देखिए कि निफ्टी 50 मंथली एक्सपायरी तक जब तक सौदे बने हुए थे बड़े प्लेयर्स के, उन्होंने उठने नहीं दिया। तो यहाँ पर अब जैसे ही मंथली एक्सपायरी ख़त्म हुई तो आपने देखा कि 2 ट्रेडिंग सेशन के अंदर ही निफ्टी में दम आ गया, और वो 2 ट्रेडिंग सेशन में जो निफ्टी में दम आया वो आपके सामने है। और विशेषकर क्रेडिट पॉलिसी के बाद बैंक निफ्टी स्टॉक्स ने निफ्टी को लीड करने में हेल्प की। हालांकि निफ्टी में जो लैगार्ड्स हैं वो अभी भी आईटी इंडेक्स है, और आईटी इंडेक्स सबसे ज़्यादा कमज़ोर अभी भी टेक्निकल पैरामीटर्स पर भी लग रहा है। और टीसीएस के रिज़ल्ट के बाद बहुत सारे जो ट्रेडर्स हैं या जो इन्वेस्टर्स हैं वो उम्मीद कर रहे हैं कि कहीं पर एक रिवाइवल वहाँ से शुरू हो सकता है, नहीं हो सकता। तो सबसे पहली बात करते हैं टीसीएस में। तो देखिएगा टीसीएस के अंदर अभी किसी भी तरीके की कोई पोजीशंस लेने से बचना चाहिए, स्पेशली जब तक आप रिज़ल्ट ना देख लें। और रिज़ल्ट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या आती है। मैनेजमेंट किस तरीके की कमेंट्री देता है कि भाई आगे का जो फॉरवर्ड आउटलुक है वो किस तरीके का है। टीसीएस में विशेष रूप से बात ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो कंपनियाँ आईटी में स्पेशली टीसीएस या इन्फोसिस हैं, ये सर्विस इंडस्ट्री के अंदर हैं और ये जनरली बड़े बड़े क्लाइंट्स को सर्विस देती हैं। तो इनका जो एआई की वजह से, मशीन लर्निंग्स की वजह से और जो बाकी फाइनेंशियल मॉडल्स हैं उनकी वजह से सबसे ख़ास बात ये हुई है कि जो नए इनोवेशंस हैं, चाहे उसमें क्लाउड आप ऐड कर लीजिए या बाकी जो पैरामीटर्स हैं आईटी के, उसमें इन कंपनीज़ ने कितना इन्वेस्टमेंट किया, आगे वो इससे क्या रिटर्न ऑन इक्विटी जनरेट कर सकती हैं, इस पर इन्वेस्टर्स का ध्यान रहेगा। और आप लोग जानते हैं कि ये सभी शेयर्स और स्पेशली टीसीएस अपने 52 वीक लो पर ट्रेड कर रहा है, और मैं तो ये कहूँगा कि पिछले 3-4 साल के लो के ऊपर जो है टीसीएस ट्रेड कर रहा है। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि भाई टीसीएस का शेयर ज़रूर से ज़रूर ले लेना चाहिए। और देखिएगा हमारे पास पीछे रहा भी था और हमारी एफएनओ में भी ट्रेड थे, लेकिन अभी हमने थोड़ा सा उससे साइड लाइन कर लिया, क्योंकि हम रिज़ल्ट का इंतज़ार करेंगे कि रिज़ल्ट में किस तरीके से मैनेजमेंट की कमेंट्री आती है। अगर मैनेजमेंट की कमेंट्री से कुछ कॉन्फिडेंस हमारे को लौटता हुआ नज़र आता है तो फिर हम उसके बारे में दोबारा से सोच सकते हैं। तो ये तो पहले सवाल का जवाब हो गया। अब बात करते हैं निफ्टी के ऊपर। तो निफ्टी 24894 पर ट्रेड कर रही है, 57 पॉइंट की तेज़ी देखने के लिए मिली। अगर 1 डे के चार्ट में भी देखें तो 2 ग्रीन कैंडल बैक टू बैक, देखिएगा इतने बड़े फॉल के बाद लगातार जो आप कैंडल्स देख रहे थे रेड रेड रेड, 9 कैंडल्स लगातार रेड बनी थी और उनके बाद 2 कैंडल से ही बनी है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि देखिएगा इसमें इतना पोटेंशियल तो है कि 25-100 तक बाजार जा सकता है। और ये एक जो है डब्लू का फॉर्मेशन, लेकिन हम इसको एक स्मॉल डब्लू की संज्ञा देंगे, वहाँ तक जाने का पोटेंशियल तो हमें लगता है। तो ये जो भी तेज़ी होगी ये शायद लास्ट वीक होगा, जहाँ पर हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि इस वीक के अंदर एक क्लोजिंग जो है पॉजिटिव आने का अंदेशा जो है हमारे को लग रहा है। और जैसा हमने फ्राइडे के सेशन में भी कहा था कि मंदी नहीं कर रही है भूल के भी, और वैसा ही रहा भी, और नीचे से बाज़ारों ने अच्छी रिकवरी दी। अब इस हफ्ते में हम ये तो नहीं कहेंगे कि मंदी नहीं करनी चाहिए या तेज़ी करनी चाहिए, बट हमें ऐसा लग रहा है
कि अब शायद बाज़ार की जो स्ट्रीम है वो जो 2 दिन में बनी है वो 1 या 2 दिन और चले ज़्यादा से ज़्यादा, या हफ्ता खींच जाए, लेकिन उसके बाद हमें बाज़ारों में ऐसा नहीं लगता कि बाज़ार अपने नए हाईस की तरफ जो है जाते हुए नज़र आएंगे। लेकिन बाज़ारों में कोई भी चीज़ 100% नहीं होती है, लेकिन फिर भी हम ये मानते हैं कि 20 से 25% प्रोबेबिलिटी है कि अगर बाज़ार अपने नई हाइज़ की तरफ भी प्रस्थान कर सकता है। लेकिन अगर ये प्रस्थान करेगा तो इसी हफ्ते के दौरान एक स्ट्रॉन्ग क्लोज देना पड़ेगा और फिर नेक्स्ट हफ्ते में आपको 2500 के दायरे के पास बाज़ार जाता हुआ नज़र आ सकता है। प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है, लेकिन अगर वहाँ पे आ गया तो आप ये मान के चलिएगा उसके बाद ये जो पैटर्न बनेगा ये डबल टॉप पैटर्न बनेगा, और उसके बाद के जो फॉल्स होंगे वो कहीं बहुत ख़तरनाक हो सकते हैं। यानी कि वहाँ पर जाने के बाद बाज़ार बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो सकते हैं, और ऐसा भी प्रतीत हो सकता है कि अगर बाज़ारों ने ये हाई अभी लगा दी है तो बाज़ारों की जो तेज़ी है वो अगले 3 महीने के लिए समाप्त हो सकती है। तो हम ये उम्मीद नहीं कर रहे हैं कि बाज़ार जो है बड़े सीवियर फॉल के लिए तैयार हो जाएगा अगर बाज़ार ने 25,600 लगा दिया तो बाज़ार 25,600 शायद ना लगाए अभी, और इसको तोड़ने में शायद अभी इस साल का समय भी व्यतीत कर दे, और नेक्स्ट ईयर के बिगिनिंग में ही शायद हम 25,600 देखें, और फिर हो सकता है कि अब बाज़ार उन लेवल्स को क्रॉस भी कर दे। लेकिन अब हमें ऐसा लगता है कि शायद जो ट्रेड्स हैं वो टेक्निकली या फंडामेंटली दोनों नज़रिए से देखें तो तेज़ी की उम्मीद बहुत ज़्यादा हम नहीं रख रहे हैं। अगर मान भी लेते हैं कि 25,600 तक चला जाए बाज़ार, इसकी प्रोबेबिलिटी मुझे 20 से 25%, और वो भी आप कहेंगे कि तो मैं बहुत रेयर मान रहा हूँ उसको, क्योंकि 25-26 की पर्सनल प्रोबेबिलिटी का मतलब है 75% ना। लेकिन हमें ये लगता है कि 25,000 के आसपास 25,100 25,200 यहाँ तक बाज़ार जा सकता है, और यहाँ से फिर बाज़ार स्लिप हो सकता है। और पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि बाज़ार पिछले महीने के जो हाईज़ हैं वहाँ तक भी चला जाए। लेकिन अगर पिछले हफ्ते के हाईज़ के पास भी अगर पिछले महीने के हाईज़ तक भी चला गया तो फिर महीने के एंड में फिर आपको फॉल देखने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो अल्टीमेटली बाज़ारों में इस समय पर जो पोजीशंस हैं, जो बायस्ड है वो तेज़ी का है, लेकिन वो तेज़ी कभी भी यू टर्न कर सकती है। वो 1 दिन में करे, 2 दिन में करे, पूरे हफ्ते में ना करे, उसके अगले हफ्ते में करे। तो यहाँ पे हमारा कॉशियस व्यू है, क्योंकि ये जो तेज़ी है ये टिकेगी नहीं। आप कहेंगे सर क्यों नहीं टिकेगी, ऐसे क्या रीज़न्स हैं? देखिएगा, इसका रीज़न मैं आपको वैसे तो मंथली कैंडल्स में हम अगली वीडियो में अगर समय होगा तो आज नहीं तो कल उसमें चर्चा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो हमें जो रीज़न फर्स्ट रीज़न लग रहा है कि देखिएगा, जिस तरीके से कोई भी मेटल्स हो, चाहे स्टील हो, चाहे कॉपर हो, या बाकी प्रीसियस मेटल्स हो, सब जगह तेज़ी है। आप देखेंगे कल टाटा स्टील के शेयर्स ने भी अपना 52 वीक हाई टच किया। तो मेटल्स के अंदर जिस तरीके की तेज़ी है, चाहे किसी भी तरीके के मेटल्स हैं, माइनिंग जो कंपनीज़ हैं वो उनके भी अगर हम स्टॉक्स देखें तो वो भी बहुत अच्छी तेज़ी कर रहे हैं, ग्लोबली तेज़ी कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमारे को जो समझ में आ रहा है वो ये आ रहा है कि जो इन्वेस्टर है, जो इक्विटी में पैसा डालता था, जो बैंक एफडी में पैसा डाल रहा था, आपको बड़ा सरप्राइज़ होगा कि इस क्वार्टर में HDFC बैंक की क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ डिपॉजिट्स में 2% भी नहीं हुई है। 2% की डिपॉजिट ग्रोथ भी नहीं है। तो आप भी समझ सकते हैं इतने बड़े बैंक की 2% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ नहीं है। इसका मतलब है कि जो अभी तक डिपॉजिटर्स जो बैंकों में पैसा रखते थे वो इक्विटी की तरफ मूव कर रहे थे। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जो बैंक एफडी वाला पैसा है वो भी गोल्ड या सिल्वर में जा रहा है, और दूसरा जो इक्विटी के अंदर पैसा आ रहा था वो पैसा भी गोल्ड और सिल्वर की तरफ जा रहा है। और आप देखेंगे कि जो गोल्ड सिल्वर के ETF हैं, जो हमारे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स हैं, उनकी जो बाइंग है वो ग्लोबली, ठीक है जी, वो बढ़ती जा रही है। यानी कि अगर हमारे यहाँ की जो इंडिया के एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स हैं उसमें बेइंतहा पैसा सिल्वर और गोल्ड के ETF में आ रहा है, और वो उनके प्राइस एक्शन भी बता रहे हैं, और जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उसमें भी ये चीज़ आपको पूरी डिटेल आपको 1 या 2 महीने में आती हुई समझ में आ जाएंगी कि हाँ, ये डेटा जो आएगा सेबी की तरफ से तब आपको ये पूरी डिटेल में समझ में आएगी। अब यहाँ पे निफ्टी 50 का जो वीकली चार्ट है वो क्या बयां कर रहा है, तो देखिएगा वीकली चार्ट भी निफ्टी 50 का नीचे से ऊपर गए, यहाँ पे कंसोलिडेट किया। अब यहाँ से आके एक प्रोबेबिलिटी जो मैं कह रहा हूँ वीकली बेसिस पे 25,500 तक जा सकती है, यानी कि एक डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पर भी वीकली कैंडल में भी बन सकता है। तो अभी हम ये तो नहीं कहेंगे कि क्लियर कट अभी तेज़ी हो जाएगी, बट हाँ 25,500 के
आपके अभी इस हफ्ते आने की चांसेस नहीं है, बट हाँ इस हफ्ते 25,125 200 तक बाजार जा सकता है। वहाँ से अगर सेलिंग शुरू होती है तो 25,500 के रास्ते बंद हो जाएंगे, लेकिन अगर 25,100 के आसपास या 25,200 पे वीकली हम क्लोज करते हैं तो हम अगले हफ्ते 25,500 की तरफ बढ़ सकते हैं। और फिर हमने महीने के एंड में, तो आपको पता ही है क्या होना है, महीने के एंड में फिर देखिएगा बड़ा प्लेयर आएगा और अपना माल बेच के निकल जाएगा। अब यहाँ पर जो तेज़ी थी वो देखिएगा L&T का जो फॉर्मेशन है वो इसलिए बहुत मजबूत है क्योंकि फंडामेंटली और पिछले क्वार्टर रिजल्ट बहुत बेहतरीन थे। भारतीय एयरटेल भी या टेलीकॉम के अंदर एक अच्छे रेवेन्यूज जनरेट कर रही है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है। टाटा स्टील ने अपना 52 वीक हाई टच किया है। एक्सिस बैंक के अंदर एक तेज़ी थी भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स में। ICICI बैंक में कमजोरी थी, रिलायंस में, मारुति सुजुकी, आइशर और SBI लाइफ में। और जहाँ तक बात करें तो HDFC बैंक की जो डेटा है वो प्रोविजनल डेटा आ गए हैं, लेकिन वो हम आज नहीं तो कल एक वीडियो के माध्यम से चर्चा करने की कोशिश करेंगे। आज समय होगा तो आज। उसके बाद देखिएगा एडवांस डिक्लाइन रेशियो तेजी वालों के फेवर में थी, तो क्योंकि बाजार भी तेज़ थे। अब टाटा स्टील हो, पावर ग्रिड हो, हीरो मोटो को, इस तरीके की शेयर्स तेजी में थे। कोटक महिंद्रा बैंक के भी प्रोविजनल डेटा, बट कोटक महिंद्रा बैंक के प्रोविजनल डेटा मेरी नज़र में उम्मीद से बेहतर है। अगर हम कमजोरी की बात करें तो कोल इंडिया, आइशर मोटर, टेक महिंद्रा, मारुति सुजुकी, SBI लाइफ, इस तरीके की शेयर्स कमजोरी दिखाते हुए नजर आए। अगर हम बात करें निफ्टी बैंक की, तो निफ्टी बैंक ने लगातार 2 दिन एक अच्छी तेज़ी की है और यहाँ पर जो कैंडल पैटर्न है ये भी 56,000 तक के दायरे दिखा सकता है, बट मुझे लगता है कि 55,800 पहला रेजिस्टेंस है और 55,800 के बाद 56,200 तक बाजार जा सकता है। लेकिन वहाँ पर बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी नहीं है। वहाँ पर जिन लोगों ने तेज़ी की पोजीशन बनाई है वो निकलते हुए नजर आएंगे और वहाँ से एक सेलिंग शुरू हो सकती है। 55,800 से भी हो सकती है और 56,200 से भी हो सकती है। तो यहाँ पर देखना पड़ेगा जब ट्रेड करेंगे तो कि किस तरीके से पोजीशन बनती है। वीकली कैंडल्स के अंदर भी निफ्टी की जो वीकली कैंडल्स हैं कोई क्लियर डायरेक्शन दे नहीं रही है, बट ये मान के चल रहे हैं कि जो लेवल्स हैं 53,500 के, वो लेवल शायद बाजार इस महीने के अंदर में दोबारा दिखा सकता है। ऊपरी लेवल पर मैंने आपके साथ चर्चा की कि 56,200 के आसपास तक के रास्ते अभी भी बनते हैं, लेकिन वो एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी के रूप में हम देखेंगे। कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस, SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB में अच्छी तेज़ी थी। ICICI बैंक, फेडरल और HDFC में कमजोरी थी और मुझे लगता है कि HDFC बैंक शायद सोमवार को प्रोविजनल डेटा के बेसिस पर अगर कमज़ोर होता हुआ नज़र आया तो बैंक निफ्टी की जो तेज़ी की हम बात कर रहे हैं उसको रोकने में कोटक महिंद्रा बैंक अहम भूमिका निभा सकता है। पिछले 1 से 1.5 महीने से हम एक चीज़ बड़ी नोटिस कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं कि जो बैंक निफ्टी के 2 दिग्गज शेयर्स हैं HDFC बैंक और ICICI बैंक, ये अंडर परफॉर्म कर रहे हैं और जब तक ये आउट परफॉर्म नहीं करेंगे बैंक निफ्टी का ऊपर टिक पाना बड़ा मुश्किल है। तो इन दोनों शेयर्स पर आप नज़र रखिएगा, विशेष नज़र यहीं पर होनी चाहिए। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के भी प्रोविजनल डेटा हैं, वहाँ पर हमें जो आउटलुक था हमें उसी के आसपास नज़र आ रहे हैं। हालांकि यहाँ पर भी वो सब कुछ प्राइस्ड हैं, तो हो सकता है कि AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में प्रोविजनल डेटा पर 2 से 3% की कमजोरी आपको देखने के लिए मिल सकती है। कैश के अंदर देखिएगा FIs ने 1605 करोड़ का माल बेचा, DIs ने 2916 का खरीदा और अभी जो ऑप्शंस के अंदर कोई बहुत बड़े बदलाव नहीं है, इसलिए आज हमने वो डेटा यूज़ भी नहीं किया। प्रोटोकॉल रेशो भी देखिएगा स्लाइटली अब ओवरवोट की तरफ जा रही है और निफ्टी बैंक में थोड़ी सी और गुंजाइश है कि भाई ओवरवोट होने के लिए। तो ऐसा है कि यहाँ से निफ्टी में 200 से 300 पॉइंट और बैंक निफ्टी में 300 से 400 पॉइंट चलने के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग आने का अंदेशा हमारा सबसे ज़्यादा है अभी हाल फिलहाल में इस हफ्ते के लिए। डाउ जोन्स में एक अच्छी तेज़ी बनी हुई है, लाइफ टाइम हाई को भी जो है टच किया। और उसके बाद अगर हम बात करें क्योंकि देखिएगा ईयर की रेंज है 47049 और कल का जो हाई था वो भी 47049, लेकिन ऊपरी प्राइस से हालांकि करेक्ट होता हुआ नज़र आया। वहीं पर अगर हम बात करें कि जो बाकी ब्रांड क्रूड है वो नॉर्मली ट्रेड कर रहा है $65 के आसपास। ऑप्शन चेन के डेटा में अगर हम देखें तो 25,000 की कॉल के अंदर एक अच्छी राइटिंग है, लेकिन वो कोई खास नहीं है। जितनी जबरदस्त पुट राइटिंग है उसके सामने कॉल राइटिंग कुछ भी नहीं है। 24,900 की पुट राइटिंग, 24,800। तो इन डेटा पॉइंट को देख के ऐसा लगता है कि शायद 25,000 बाजार तोड़ देगा और 25,100 के आसपास ओपन इंटरेस्ट है, तो वहाँ तक जाने की संभावना ऑप्शन चेन के डेटा में भी बनती है। बैंक निफ्टी के डेटा भी कोई खास मजबूत है नहीं ऑप्शन चेन में। गोल्ड 1,18,180 के ऊपर इंडिया में ट्रेड कर रहा है, सिल्वर 1,45,000। अभी इस हफ्ते के दौरान हमें लगता है कि गोल्ड और सिल्वर दोनों शायद गोल्ड तो शायद कंसोलिडेट करे अभी और सिल्वर एक ज़बरदस्त ब्रेकआउट देने के लिए तैयार है। और USD के अंदर अगर हम बात करें तो $50 के
आसपास के जो भाव हैं इस हफ्ते में चांदी टच कर सकता है। तो चांदी के $50 के आसपास जाने की संभावना है। 48 के आसपास तो अभी देखिएगा ट्रेड कर ही रहा था। तो $2, हालांकि वो टर्म्स में 5% के आसपास बनती है, 4 से 5%, तो वो संभावना अभी भी सिल्वर के अंदर बनी हुई है। तो यहाँ पर हमें लगता है कि सिल्वर शायद अब जो साल के जो पीरियड्स बचे हुए हैं उसमें बड़ी परफॉर्मेंस देता हुआ नज़र आ सकता है। और नेक्स्ट ईयर फिर हमें लगता है कि गोल्ड के लिए फिर एक गोल्डन ईयर रह सकता है। तो अभी दोनों मेटल्स के अंदर कोई भी टेक्निकली भी फंडामेंटली भी कोई भी वीकनेस अभी हमें दिखाई नहीं दे रही है। तो इस वीडियो में मैं बस केवल इतनी ही चर्चा आपके साथ करना चाहूँगा। वीडियो में जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।